राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उन पर माननीय को यकीन क्यों नहीं है? आप बजट को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकिए, बड़े बड़ी कहानियाँ किस्से सुनाइए, लेकिन इसकी सार्थकता एक आम जनता के लिए तभी होगी जब माननीय अपना इलाज रिम्स में करेंगे, जब माननीय अपना इलाज धनबाद के शहीद निर्मल महतो अस्पताल में करेंगे। और सवाल उठाने से नहीं होता है। जयराम महतो अभी पहली बार आए हैं सदन में, आपको बोलना अच्छा लगता है, लेकिन ये व्यवस्था के जिम्मेवार कौन है? सबसे पहले इस बजट को पारित करने वाले माननीय वित्त मंत्री स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहे हैं, उनकी कुशलता की प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। लेकिन जिन्होंने बजट को पारित किया है उन्हें अपनी इस व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। वो अपना इलाज इस राज्य के एक महंगे और प्राइवेट अस्पताल में कर रहे हैं। उनके अलावा इसी राज्य की सरकार पक्ष के यानी जेएमएम पार्टी की राज्यसभा सांसद उनके विश्वास की कामना करते हैं। महुआ जी भी अपना इलाज उसी अस्पताल में कर रही हैं। कुछ दिन पहले दिसम गुरु शिबू सोरेन उनके दीर्घायु की कामना करते हैं, वह विशेष सेवा से दिल्ली गए थे इलाज करने के लिए। कुछ दिन पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान जी भी अपने परिजन को लेकर गुजरात गए थे, हालांकि उनके भी स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो सवाल मेरा यही था कि आपका बजट अगर इतना सच्चाई है, इस बजट में अगर इतनी सार्थकता है, तो आप लोग अपना इलाज रिम्स में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले चुनाव से पहले हमारा भी तबीयत खराब था, तो हमारे 2 इंजीनियर साथी हमको मिशन कलकत्ता लेके गए थे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हालांकि खर्चा 20,000 ही हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि आपको अगर छींक भी आती है तो आप हैदराबाद पहुँच जाते हैं, आपको अगर सर भी में खुजली होती है तो आप बेलोर पहुँच जाते हैं। और आम जनमानस ये सच्चाई भी है। अगर आम व्यक्ति अगर आप गाँव में जाएंगे तो अगर उसकी आयु 50 साल से ज़्यादा है तो कुछ आदमी यहाँ तक कहते हैं कि भाई अगर मरिए जाते तो ठीक होते हैं, जो पैसा खर्चा कर रहे हैं इलाज में, इससे बेटी का ब्याह कर लेते हैं या बेटवा को कहीं बिजनेस में सेट कर देते हैं। एक आम व्यक्ति की ये मानसिकता है। यानी आज जो प्राइवेटाइजेशन का जो मनमानी हो रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर इसको नियंत्रण में नहीं लाया जाएगा पत्रकार महोदय, तो आप सबों के बीच में कहना चाहूँगा, आज से 20 साल बाद आप देखिएगा कि एक गरीब आदमी दरिद्र हो जाएगा। एक गरीब आदमी उस समय दरिद्र हो जाएगा अगर आज शिक्षा और स्वास्थ्य में जो प्राइवेट की मनमानी है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगता है, इस पर अगर नियंत्रण नहीं लगता है, तो 20, 10, 15 सालों में ये सच्चाई हमसे और आपसे नहीं छुपेगी। इसलिए आज स्वास्थ्य का बजट है, राज्य की जनता इसे देख रही है। लेकिन मेरा आज ही माफ कीजिएगा, वित्त मंत्री एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज, अपनी स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बजट पर, सरकार की कार्यशैली पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। मैंने कहा बाबूलाल जी को कि आपके हाथ में मिला मौका, बच्चा को जो जिस तरह से पालिएगा पोसिएगा वही सीखता है। वो जब आपको झारखंड मिला था आप उसको सवार नहीं पाए। आज हम हेल्थ के जैसे सब्जेक्ट पर आप टिप्पणी करते हैं तो ठीक नहीं लगता है मुझे। तो चलिए हम अगली बार देखिएगा, भगवान ना करे जयराम जी को कुछ हो, अगले बार किसी को कुछ होगा तो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, इतना अच्छा मैं कर बात हो रही थी, आज भी 108 एम्बुलेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज भी हड़ताल करते उसके कर्मी 10,000 बहाली हम करने जा रहे हैं। और बहुत सा बात था, अगर विपक्ष रहता सामने तब मैं बताता, लेकिन मैंने जो घोषणा मैंने कर लिया है। और हर सेक्टर में जामताड़ा को मेडिकल कॉलेज दिया है, देवघर को दिया है, कई मेडिकल कॉलेज में 5 मेडिकल कॉलेज दिया है और भी खोलेंगे। अभी मैंने कहा कि जो नर्सिंग कॉलेज खोलना चाहता है तो 1 महीने के अंदर हम खोलेंगे। खोलिए, कोई भी लड़का खोल सकता है, कोई मीडिया कर्मी खोलिए, आप जगह दीजिए। और हम चाहते भी हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बाल बच्चे जो है नर्सिंग में पढ़े और हम 108 एम्बुलेंस